दोस्तों, आज की कहानी है माँ अपनी संपत्ति पड़ोसी को क्यों देना चाहती थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। माँ को जाना था, चली गई। सबने शांति की सांस ली, जैसे माँ का रहना सब पर बोझ रहा हो। जबकि माँ अपना कोई काम किसी से नहीं कराती थी, वह खुद ही इतना सामर्थ्य रखती थी कि दूसरों के 2 काम कर सकती थी। विशेष रूप से बेटू और उसकी पत्नी मानसी बेहद प्रसन्न थे, क्योंकि उनके सपनों को पंख लग गए थे और अब सफलता कुछ ही कदम की दूरी पर थी। आलीशान 6 कमरों वाली कोठी के सामने बड़ा सा हरा मखमली लॉन, तरह तरह के पेड़ पौधे। लॉन में एक झूला, 2 प्रकाश स्तंभ मेन गेट पर और 2 कोठी के मुख्य द्वार पर। ऐसे मृदुल सपने जाने कब से बेटू और मानसी की आंखों में पल रहे थे, लेकिन माँ इन सपनों के बीच रोड़ा बनी थी। उनके रहते उनके सपने में रंग नहीं भर पा रहे थे। बड़ी खीज होती थी उन दोनों को। उन्हें लगता कि माँ सारे धन पर कुंडली मारे बैठी है, किसी को कुछ बताती भी नहीं है और न किसी से कुछ मांगती है। बेटू ने लाख उगलवाना चाहा, लेकिन माँ चुप्पी साध गई। अधिक जिद करने पर कहती, बेटू तू व्यर्थ की जिद करना, जो बात तेरे जानने की नहीं है हमेशा उसको जानने के लिए कला क्यों करता है। मैं तुझसे कोई उम्मीद तो नहीं रखती। माँ यदि मुझे बता दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? क्या मैं छीन लूँगा? तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं है? हाँ, यही समझ ले कि नहीं है। बस तू मुझे परेशान मत कर। नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ अकेली रहती हो, कोई उच्च नीच हो गई तो कौन देखेगा? जो बात हुई ही नहीं उसकी चिंता क्यों करता है? फिर उच्च नीच तो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। यहाँ इतने अपने लोग हैं, कोई भी संभाल लेगा। रोमेश और उसकी बहू मेरा बेटा बड़ा ध्यान रखते हैं। अपनों से ज़्यादा गैरों पर विश्वास करती हो, यही समझ ले। गैर एहसान तो नहीं जताते, अपने तो अपने होने का एहसान हर पल कराते रहते हैं। जहाँ अपने नहीं होते वहाँ गैर अपनों से ज़्यादा होते हैं। माँ बहस पर उतर आती, बेटू को थककर चुप हो जाना पड़ता। एक दिन बेटू बोला, माँ सुमित इस कोठी की 1 करोड़ रुपए दे रहा है, इससे ज़्यादा कोई क्या देगा? 40 साल पुरानी हो गई है, बेचनी तो पड़ेगी ही। जगह जगह से चूना झड़ रहा है। अब पुणे से हमसे बार बार नहीं आया जा सकता, तो इस बार निश्चय करके ही आया है कि कोठी बेचकर ही जाएगा। पर मैंने कहा था कि मेरे रहते कोठी नहीं बिकेगी। मैं अपनी छत क्यों दूं? क्या गारंटी है कि इसे बेचकर तू अपनी छत बना लेगा? कल मैं भी बिना छत के हो जाऊंगी। आज मेरा ये ठिकाना तो है, कहने को अपना घर है। तू अपनी छत अपनी मेहनत से बना, या तेरे पिताजी की मेहनत की कमाई से बनी है। वे तो चल गए, अब इसे भी जाने दूं। तू नहीं समझेगा, मुझे इससे पहले प्राणों से भी ज़्यादा मोह है। यह घर ही नहीं, मेरा सुरक्षा कवच भी है। बड़ी मेहनत से बनाया है। माँ तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी, नहीं छोड़ भी देती। यदि तूने कोई ज़मीन का टुकड़ा लेकर डाला होता, मुझे लगता कि तू गंभीरता से मकान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 20 साल हो गए तुझे कमाते, तुझसे ज़मीन का टुकड़ा नहीं खरीदा गया। माँ कुछ बचता ही नहीं। यह तेरी सिरदर्दी है। बचाना चाहोगे तभी बचेगा ना। वहाँ परदेश में पड़ा क्या रहा है, यहीं लौटा। माँ तुम वहाँ परदेश में पड़ा क्या रहा है, यहीं लौटा। माँ तुम बेसिपैर की बातें करती हो, यहाँ आकर क्या करूँगा? वहाँ का जमा जमाया काम छोड़कर बच्चों को भूखा मार दूँ? नहीं आ सकता तो वहीं रह, मेरा सिर ना खा। भी ना उठा बेटू, और फिर कभी ना लौट कर आने की कसम खाकर चला गया। उस दिन से माँ ने भी किसी को से कोई उम्मीद करनी छोड़ दी। अपनी अकेली दुनिया में ही जीने लगी। मन को समझा लिया कि जिनकी बेटा बेटी नहीं होते या परदेश में जाकर बस जाते हैं, वही क्या मर जाते हैं। कुछ दिन के लिए जीवन में ठहराव सा आ गया। मन थोड़ा परेशान रहा, लेकिन वह वक्त की गर्द झाड़ उठ रही थी। जीवन फिर राह पर आ गया। शांत प्रकृति की शांता व्यर्थ के आडंबरों से दूर अपनी दुनिया में मस्त रहती।
ज़्यादा शोरगुल, ज़्यादा बातचीत उन्हें कभी नहीं सुहाती। उनके पति श्यामलाल भी उन्हीं की तरह शांत प्रकृति के थे। उनके जाने के बाद शांता और भी शांत हो गई। उन्हें लगा कि जीवन भर वे अपने लिए जीती रहे, उड़ती बिछाती रहे। जिस समाज ने उन्हें सम्मान, घर परिवार दिया, उसके प्रति भी कुछ फर्ज बनता है। अब कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, थोड़ा वक्त भी है। यह सोचकर उन्होंने एक एनजीओ की सदस्यता ले ली और बच्चों को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देने लगी। बेकार पड़ी चीज़ों से वे काम की जाए चीज़ें बनवा लेती। यह शौक उन्हें पहले से था। उन्हें पता ही न चलता कि वक्त कैसे खिसक रहा है। धीरे धीरे शांता अशक्त होने लगी, उम्र अपना प्रभाव छोड़ने लगी। उन्होंने एनजीओ जाना तक बंद कर दिया। घर पर ही बच्चों को सिखाने लगी। कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती, वरना श्यामलाल द्वारा छूटे गए पैसों से ही घर खर्च चलाती। बूढ़ बूढ़ रिसने से भरा घड़ा भी खाली होने लगता है। वह तो उन्होंने होशियारी से काम लिया। श्यामलाल द्वारा छोड़े गए पैसों की बैंक से एफडीआर बनवाई और उससे मिलने वाले ब्याज से वे अपना काम चलाती। घर में एक किराएदार भी रख लिया। देखभाल के साथ किराए की आमदनी भी हो जाती। फिर भी खूब मितव्ययता से खर्च करती, पर जरूरतमंद की सहायता अवश्य करती। यह जीवन भी उन्हें रास आ रहा था। कभी कभी बेटी सुमिधा उनके पास आ जाती या उसे के पास चली जाती। सुमिधा ज़्यादा दूर नहीं थी। इस बार सुमिधा आई तो माँ को मोबाइल खरीद वह उसमें पैसे डलवा कर दे गई। माँ को मोबाइल चलाना भी सिखा गई। ज़रूरी नंबर उसमें डाल दिए। अब शांता के लिए आसानी हो गई। अब वह फ़ोन करके इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर को बुला लेती। स्वयं उन्हें दौड़ना न पड़ता, न किसी पड़ोसी को परेशान करना पड़ता। किराने का सामान भी फ़ोन पर ही लिखवा देती। दुकान का नौकर सामान रख जाता। सुमित के साथ हुए अन्य रिश्तेदारों से भी बातें कर लेती। यानी टूटते संपर्क फिर से ताजगी से भर गए। समझ कुछ पोस्ट कार्डों पर पते लिखकर और 2-4 बॉल पेन भी माँ की अलमारी में रख गई और कह गई कि माँ चिंता न करना, बीच बीच में आती रहूँगी। पुत्री का स्नेह पाकर पुत्र भी तरह से जो परेशानी उनके दिमाग पर छा गई थी दूर हो गई। समझ हर महीने माँ का मोबाइल रिचार्ज करा देती। वक्त अपनी गति से चलने लगा। काफ़ी समय से समझ को माँ का ना फ़ोन मिला ना पत्र। माँ का मोबाइल भी स्विच ऑफ आता। कई बार सोचा कि जाकर माँ का हाल चाल ले लूँ, पर चाहकर भी गृहस्थी से ना निकल पाई। वह रिश्तेदारों से फ़ोन कर माँ की कुशलता लेती रहती। उन्हीं से पता चला कि माँ का मोबाइल खो गया है। शांता को हमेशा पुत्र का भय लगा रहता। रोज ही अखबार में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती थी कि पुत्र ने संपत्ति के लिए पिता को गोली मार दी है, माँ और भाई को फावड़े से काट डाला। आदि बेटू ने नीयत पर उन्हें हमेशा शक रहता। जब भी बेटू आता वे बेशक बाहर से बोल्ड बनी रहती, लेकिन अंदर ही अंदर डरती रहती और उन्हें अपनी जान का खतरा बना रहता। पता नहीं बेटू कब क्या कर दे। यह नहीं कि वह बेटू को प्यार नहीं करती थी, लेकिन प्यार का यह मतलब नहीं कि बेटू से सम्मान और आदर की जगह गालियां खाए, अपना अपमान और निरादर कराए। उसकी हरकतों के चलते उनका मन उसकी तरफ से हटने लगा था, पर वह अपनी मनोस्थिति किसी पर भी प्रकट न करती। हाँ, इन दिनों उन्होंने वकील से मिलकर अपनी समस्त चल अचल संपत्ति की वसीयत समधी के नाम बना दी। बैंक में जितना भी पैसा था सब में समधी को नॉमिनी बनवा दिया। समधी को आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास कोई और सहारा नहीं था। धैर्य जब गर्भ में था तभी संयम एक दुर्घटना में चल बसे थे, और तभी से समधी अपना संघर्ष अपने आप कर रही थी। समझा को दुख उन्हें चैन से बैठने न देता। वे अपने मन की बात केवल समझ से ही कर सकती थी। अभी भी उसकी मदद करती रहती। बेटू हमेशा इसी ताक झांक में रहता कि माँ अपना सब कुछ बेटी को न पकड़ा दे और वह हाथ मलता ही रह जाए। इसीलिए वह संपत्ति अपने नाम कराने के लिए तरह तरह के
हथकड़े अपनाता। ऐसा नहीं कि शांता कुछ समझती न थी, बेटू में तो इतना भी अपनापन नहीं था कि वह कभी बहन का सुख दुख बांटता। वह उसकी लालची प्रवृत्ति से परिचित थी, लेकिन उन्होंने अपनी सोचों की भनक किसी को भी न लगने दी। वह समध के नाम वसीयत कराकर और अपने खेतों में उसे नईमनी बनाकर निश्चित हो गई कि यदि वह चली भी गई तो समध को परेशानी नहीं होगी। अचानक दूसरा विचार मन में उठा, यह बेटू सलाखों के पीछे चला जाता है तो उसके परिवार को क्या होगा। माँ तो लौटकर आने से नहीं, और यदि यह सिद्ध नहीं हुआ कि बेटू ही शायद माँ की गति ऐसी ही होनी थी। सब माँ की मौत को स्वाभाविक ही मान रहे थे। समध ने जाकर माँ की अलमारी टटोली, उसमें से माँ की चेकबुक, पासबुक और जीवर गायब थे। हाँ, थोड़ी नकदी जरूर रखी थी। समधी का मन हुआ कि चीख चीख कर सबको बता दे कि माँ स्वाभाविक मौत नहीं मरी है। माँ का असली हत्यारा कौन है। वह अलमारी बंद कर मुड़ी तो पीछे बेटू का खड़ा पाया। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि समधी समझ गई, तो इतनी जल्दी पुणे से कैसे आ गया। बेटू, माँ तो यहाँ परसों ही आ गया था और कल मामा जी के यहाँ चला गया था। वहाँ माँ की मृत्यु की सूचना मिली। तू माँ की अलमारियों में क्या तलाश रही थी जो तू नहीं तलाश सका। माँ की मौत के दस्तावेज, कहकर समध माँ के पास जाकर बैठ गई।